धड़कनों के संग संग रक्स दिसंबर 7 तीसरा हिस्सा। गाड़ी इब्राहिम मेंशन की वसीह और इस कार पार्किंग में रुकी जहां शहर के अमीर तबकात की कीमती गाड़ियां पार्क थीं। आफरीन वहां पर जाफर यस्तानी अय्यज की गाड़ी ना देखकर कुछ मायूस हुई। वो चाह रही थी अय्यज इसको अपने मामू के साथ हाथ में हाथ डालकर आता देखे, लेकिन इसकी मासूम ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। वो शहराम के बाजू में बाजू डाले एंट्रेंस की तरफ बढ़ी। तभी शहराम की गर्म सांसें इसका गाल झुलसाने लगी। कानों में सरगोशी सी उभरी। लोगों में ऐसे जाहिर करना जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, याद रखना ये बात। साथ ही तंबीही घोड़ी देकर याद दहानी करवाई गई। आफरीन की आंखें इतनी सी बात पर भी चमक उठी जब दूसरे ही पल शहराम भीगा कंबल बना। ज्यादा खुशफहम मत हो, मैं नहीं चाहता दादा इब्राहिम मुझसे पर शादी के लिए जोर भरे। तो इस मामले में वो फकत एक ढाल थी। वो लाजवाब सी हो गई। कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि वो उसे जिंदगी में पहली बार अपने साथ बाहर लाया था। ठीक है, मैं तुम्हारी हर मुश्किल से बचने में मदद करूंगी। कतई नज़र इसके कि इससे पहले कि वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी करती, एक लड़की सुर्ख रंग का भड़कता हुआ गाउन पहने तफक्कुराना चाल चलती मुस्कुराती हुई शहराम की तरफ आई। ओह शामी, कितने अरसे के बाद आपको देख रही हूँ। शामी, आफरीन तो इस कदर बेतकल्लुफ़ी से अंदाज़े तखातुब पर हैरान रह गई। वो ज़्यादा देर अपने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट न सजा सकी। ये लड़की इब्राहिम खानदान की छोटी प्रिंस अदीला इब्राहिम थी। इब्राहिम मेंशन के वारिस हशीश इब्राहिम की छोटी बहन। आफरीन ने उसे एक बार किसी दावत में दूर से देखा रखा था। इसके इस कदर खुले खुले प्यार के इजहार पर आफरीन चौंक उठी। उसे लगा कोई दूसरी औरत इसके मद्दे मुकाबल आ गई हो। शामी, दादी कैसी हैं? कितना अरसा हो गया मैंने इनको नहीं देखा। मुझे दादी की बहुत याद आती है। वो एक अदा से मुस्कुराकर बोली थी। वो ठीक है, शहराम ने बिना उसे देखे लापरवाही से कहा। इस पर अदीला ने मुंह बनाया। शामी, कितनी मज़े का खेस बात है। आप इतने अरसे से मेमोरियम में मौजूद हैं, लेकिन कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। क्या आपको याद है, आपने मेरे वालिद की परफॉर्मेंस देखने का वादा किया था, लेकिन आज तक अपना वादा नहीं निभाया। ये कहते ही एक अदा से उसने गुस्से से घूरा। आफरीन को हसद ने हिसार में लिया। वो अंदर से भड़ जलने लगी। दिल ही दिल में इसकी अदाओं पर दांत पीसती रही। वो भी साथ खड़ी थी, लेकिन इस नखरीली हसीना ने जैसे उसे अनदेखा वजूद समझ लिया था। शहराम, क्या तुम इसका मुझसे तारुफ नहीं करवाओगी? क्या ये आफरीन ने बेख्तियार खास कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। फिर शहराम का बाजू प्यार से और हक से थाम कर मुस्कुराकर एक अदा से इस नखरीली हसीना को देखा। शहराम आफरीन के लहजे में जलन महसूस करके दिल में मुस्कुराया। ये शीश इब्राहिम की छोटी बहन है, अदीला इब्राहिम। ये कौन है और इस तरह हक से आपसे बात क्यों कर रही है? अदीला इब्राहिम के चेहरे पर आफरीन के लिए तहकीर थी। हाय मिसेस अदीला इब्राहिम, मैं इनकी दोस्त हूँ। आज से पहले आपने मुझे यकीनन नहीं देखा होगा, लेकिन मेरा नाम ज़रूर सुना होगा। मैं आफरीन यस्तानी हूँ, मेलबोर्न की सबसे हसीन लड़की। आफरीन ने अपने गुलाबी लिप ग्लोस से सजे खूबसूरत होंठ एक अदा से सिकोड़ते हुए इस नखरीली हसीना को मुस्कुराती नज़रों से देखा। इसकी शेमलेस रिमार्क्स पर शहराम बस दांत पीस कर रह गया। ये औरत न जगह देखती है और न मौका, जो कि इस तरह के तारुफ के लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। ओह! अदीला इब्राहिम की आंखें हैरत और तंज से फैल गईं। माफ़ करना, मैंने खूबसूरत औरतों में तो तुम्हारा नाम नहीं सुना। अलबत्ता हाल ही में जाफ़र यस्तानी की बेटी आफरीन यस्तानी की हमाकत का ज़रूर सुना है। ये कहकर उसे हकारत से नीचे से ऊपर तक देखा। तो तुम हो वो, जिसने अपनी विलेज से आई हुई बहन, जो शायद बचपन में अगवा हो गई थी, उससे हसद की वजह से काम चोरी किया था, जिस बिना पर अंकल यस्तानी ने तुम्हें घर से निकाल दिया, है ना? फिर शहराम को ताज्जुब से देखा। मुझे तो हैरत है शामी, इस टाइप की दोस्त हो सकती है तुम्हारी। इसके हम हकारत अमेज जुमलों से आफरीन को लगा जैसे किसी ने शीशे के टुकड़े से इसका दिल चीर दिया हो। इसका रंग फीका पड़ गया, आंखों की चमक मद्धम हो गई। उसने सर झुका दिया। इसके पास कोई जवाब नहीं था जिससे इस लड़की का मुंह बंद कर सकती। अधी, शहराम ने तंबीही घूरी दी। सोच समझ कर बोला करो, ये मेरी दोस्त है। ऐसे कैसे हो सकता है? अदीना का रंग फक हुआ था। उसके होंठ फड़फड़ाए।
یہ عورت شہرام کی دوستی کے فریم میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ صرف خود کو ہی اس مسند کا حقدار سمجھتی تھی کہ یہ کس طرح بھی آپ کے اعلیٰ اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتی۔ کیوں؟ آفرین نے سر اٹھا کر اس استفہامی انداز سے دیکھا۔ نم آنکھوں میں برقی سی گوندی تھی۔ میں کیوں اس کے اسٹیٹس سے میل نہیں کھاتی؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ ہم دونوں ساتھ کھڑے ایک پرفیکٹ کپل نظر نہیں آتے؟ اور ہمارے فیوچر میں آنے والے بچے بھی ہماری طرف پرفیکٹ دکھائی دیں گے۔ آفرین نے جیسے اسے دل جلایا۔ عدیلہ کے ہونٹ اس بات پر ناگوارے سے آپس میں پیوست ہو گئے۔ دونوں کو اس طرح بحث کرتے دیکھ کر شہرام کا سر دکھنے لگا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی زور سے مس لی اور دوسرے ہاتھ سے آفرین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ عدیلہ، تم کو مہمانوں سے اپنا برتاؤ سیکھنا چاہیے۔ پھر آفرین کو دیکھ کر کہا، ہمیں دادا کو برتھ ڈے وش کرنا چاہیے، ہم چلتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی بنا عدیلہ کے جواب کا انتظار کیے وہ آفرین کو کھینچتا آگے بڑھا۔ آفرین نے تعصب سے گال پھلا کر ہوا باہر نکالی، پھر سر نفی میں ہلا دیا، لیکن کوئی بات نہیں کی۔ صحت مند غذا اور پراپر آرام سے اس کے پچکے ہوئے گال اب بھر گئے تھے۔ ان میں سرخی سے جھلکتی تھی جو اسے اور زیادہ کیوٹ بنا رہی تھی۔ شہرام اس کے گال کھینچنے سے خود کو نہ روک سکا۔ ادی ابھی بچی ہے، بچپن سے ہی وہ سب کی لاڈلی رہی ہے، تو خود کو اپنے معیار سے نہ گراؤ۔ اس کی بات پر آفرین کا دل سخت خراب ہوا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ اس لڑکی کی تعریف کر رہا تھا۔ ڈونٹ وری، میرا ارادہ بالکل بھی خود کو ادی کے معیار سے گرانا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم خود کو اس کے معیار سے نہیں گرا رہی تھی؟ شہرام نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ جب تم اس سے اتنے قریب رہے ہو تو اسے اپنی گرل فرینڈ کیوں نہیں بنا سکے؟ آفٹر آل تم پیار سے اسے ادی بلا رہے ہو، میں تو صرف ایک بلی کی کیئر ٹیکر ہوں، یا کوئی اور جسے آفی یا رین تک نہیں بلایا جا سکتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جلن سے شکوہ کر گئی۔ شہرام بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کی جلن صاف محسوس کر رہا تھا۔ تو یہ سب اس لیے تھا کہ میں نے اسے ادی کہہ کر بلایا اور تمہیں آفی نہیں بلایا؟ اس نے آفرین کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ آف کورس، بالکل نہیں۔ کیا میں تمہیں اتنی چھوٹی سوچ کی لگتی ہوں؟ آف کورس، بالکل نہیں۔ کیا میں تمہیں اتنی چھوٹی سوچ کی لگتی ہوں؟ وہ مصنوعی مسکراہٹ سے بات گھما گئی۔ شہرام نے خود کو بالکل بے بس محسوس کیا۔ دیکھو آفی، ادی میرے اور شیش کے ساتھ بچپن سے ہی اس بڑی سی جاگیر میں کھیل کود کر بڑی ہوئی ہے۔ وہ میرے لیے چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔ آفرین دنگ نظروں سے اسے دیکھے گی۔ کیا وہ اسے وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا؟ دونوں باتیں کرتے سیڑھیاں چڑھ کر دادا کے کمرے میں پہنچ چکے تھے، جو اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر پاس بلا رہے تھے۔ شامی بچے، اتنے عرصے سے میلبورن میں رہتے ہوئے بھی اپنے بوڑھے دادا کی یاد نہیں آئی؟ بڑے بے مروت ہو یار۔ کیا اس لیے میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ بالکل بھی نہیں دادا حضور، آپ تو انکل ابراز شیش کے فادر سے بھی جوان ہے۔ شہرام نے پیار سے ان کے بوڑھے ہاتھ تھامے اور گفٹ پیش کیا۔ دادا نے اپنی نظر آفرین پر فوکس کی، جس پر شہرام نے تعارف کروایا۔ دادا حضور، یہ میری دوست ہے۔ اوہ، تو بالآخر تم نے خود ہی اپنا پارٹنر تلاش کر لیا۔ بڑے دکھ کی بات ہے، ورنہ آج میں تمہاری جوڑی تلاش کرتا۔ یہاں آج میلبورن کی بڑی بڑی فیملیز آئی ہیں۔ یہ کہتے ہی ہاتھ میں تھاما گفٹ آفرین کی طرف بڑھایا۔ بیٹا، تم سے پہلی بار ملا ہوں تو بوڑھے دادا کی طرف سے یہ گفٹ قبول کرو، اور میرے شہرام کا خیال رکھنا، اس نے اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ آفرین نے ہچکچا کر شہرام کو دیکھا، آیا اسے قبول کرے یا نہیں؟ شہرام نے نظروں سے اسے اشارہ کیا کہ قبول کرو، جس پر آفرین نے لب بھیج کر ہلکی مسکراہٹ سے گفٹ تھام لیا تھا۔ شہرام نے اس کے شانوں پر تھپکا۔ تم لابی میں میرا انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ آفرین نے اسبات میں سر ہلایا اور دادا کو سرخم کر کے مسکرا کر دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جب یہ سیڑھیاں اترتے پھر سے عدیلہ سے جا ٹکرائی۔ کیا تم جان بوجھ کر یہاں میرا انتظار کر رہی تھی مس عدیلہ ابراہیم؟ آفرین نے اچنبے سے پوچھا، لیکن حیرت کی بات کہ عدیلہ کے ابراہیم کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تم جان گئی، اور مجھے بات گھمانا بالکل نہیں پسند۔ ٹو دا پوائنٹ بات کروں گی۔ عدیلہ ابراہیم نے تکبرانہ انداز سے تھوڑی اٹھائی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ شہرام سے دور رہو۔
वो कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम आसानी से हासिल कर सको। अच्छा, तो क्या होगा अगर मैं उससे दूर नहीं हुई? आफरीन ने एक आईब्रो उठाकर उस नकचढ़ी हसीना को तजस्सुस से देखा। लगता है तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो तुमको छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करता है। इसकी बात पर अदीला अंदर से जल भुन गई। तो क्या हुआ? मोअज़्ज़ज़ ख़ानदानों में शादी से पहले इस तरह से समझना आम बात है। शहराम के ख़ानदान में स्टेटस को बहुत अहमियत दी जाती है। वो तुम जैसी लड़की को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि तुम किसी तरह से भी इनके स्टेटस से मैच नहीं करती। वो तुम्हारे साथ जस्ट टाइम पास कर रहा है। इसने उसे ऊपर से नीचे हकारत से देखकर तंज़ किया, फिर गर्दन उठाकर चली गई। आफ़रीन इसकी बातें सुनकर धक से रह गई। उसने अपने रिश्ते को इस नहीज पर बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसके घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल होगा। हालाँकि इसके पास सबसे बड़ा सबूत निकाहनामा की सूरत में मौजूद था। अभी वो फ़िक्रमंद सी यही सोच रही थी कि फ़रिया उसे ढूँढती हुई आ गई। उफ़ यार! कहाँ गुम थी? थका दिया तुमने। कब से ढूँढ रही हूँ। फ़रिया ने उसे देखकर सुकून की साँस ली। वो अपने मंगेतर के साथ आई थी। आफ़रीन की तरफ से जवाब ना पाकर फ़रिया ने उसे बाजू से थामकर हल्का-सा झंझोड़ा। यार कहाँ गुम हो? और ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों फीका पड़ गया है? अदीला ने कुछ कहा है क्या? नहीं, इट्स ओके। फ़रिया तुम कब आई? आफ़रीन ने चौंक कर खुद को सँभाल कर बात बदली। ये शहराम भाई के खाने में मिलाना बहुत मुश्किल से हासिल की है। फ़रिया ने एक शीशी दी जिसमें नशावर चीज़ थी, जो उसे खाने में मिलाकर थी। अगर पीने की चीज़ में ना मिला सको तो खाने की चीज़ में मिला देना। याद रखना कि इसका असर 2 घंटे के बाद होता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा ना? आफ़रीन शीशी हाथ में लेते झिझक गई थी। यार जब मैं किसी तरीके से ही सही चीज़ हैंडल कर रही हूँ, तो तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी सेहत को नुकसान नहीं होगा। अगर उसे पता चल गया कि मैंने खाने में कुछ मिलाया है तो वो तो मुझ पर बहुत गुस्सा होगा फ़रिया। आफ़रीन अंदर ही अंदर उससे बहुत डर रही थी। शहराम का रद्द-ए-अमल सोचकर ही इसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो क्यों गुस्सा होगा भला? अगर मैं मर्द होती ना, तो जो सुबह आँख खुलते ही अपने करीब एक खूबसूरत वजूद को देखती, तो यकीनन बहुत सुकून महसूस करती। वो भी एक आम मर्द ही है और तुम उसकी बीवी हो। खा नहीं जाएगा तुम्हें? फ़रिया ने उसे आँखें दिखाईं। आफ़रीन के अल्फ़ाज़ पर आफ़रीन इसके अल्फ़ाज़ पर झूम गई। दिल में कहीं मीठी-मीठी सी गुदगुदी होने लगी। थोड़ी देर बाद ही शहराम भी वापस आ गया। रास्ते में वो कुछ मेहमानों से इत्तफ़ाक़न टकराया था, जिन्होंने उसे पीने की ऑफ़र की थी। लेकिन शहराम मुस्कुराकर बड़ी खूबसूरती से इनको मना कर गया कि वो महफ़िलों में नहीं पीता। ये सब फ़रिया दूर बैठी देख रही थी और सच में दाँत पीस रही थी। इसका मंसूबा काम नहीं कर रहा था। डैम इट! कारोबार के लिहाज़ से तुम्हारा शौहर एक ऐसा संकी इंसान है, जो मेहमानों का भी एहतराम नहीं करता। उसने अब तक एक गिलास भी नहीं पिया। कितना गुरूर है इस आदमी को। उफ़! जो लोग इसे नहीं जानते, वो समझेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे अमीर ख़ानदान से है। आफ़रीन भी यही सोच रही थी कि शहराम काफ़ी मग़रूर है। इसके किरदार को देखते वो हैरान हो रही थी कि वो बैनुल-अक़वामी कॉर्पोरेशन की मदद करने में कैसे कामयाब हुआ। अपनी ज़ाहिरी शख्सियत की बुनियाद पर या अपने टैलेंट की बिना पर वो इसकी कितनी तारीफ़ करती। ये शख्स दिन-ब-दिन अपनी सलाहियतों और अपने किरदार की पुख्तगी के लिहाज़ से उसे मुतासिर करता जा रहा था। वेल, अब सिर्फ़ तुम खुद की सलाहियत पर ही भरोसा कर सकती हो। फ़रिया ने उसे हल्का-सा आगे धकेला। शहराम ने जल्द ही आफ़रीन को देख लिया, जो ख़ामोश-सी उसके पास आ रही थी। वो इंतज़ार में थी कि किस तरह शहराम दूसरों से घुल-मिल जाए ताकि वो आसानी से उसके पीने की चीज़ में दवा मिला सके। क्या तुम इन लोगों से नहीं मिलोगे? मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के कई टाइकून देख रही हूँ। वो इसे इनसे मिलने के लिए राज़ी करने लगी। नहीं, मुझे इनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शहराम ने बेदिली से कहा और खुद उसे अपने साथ लेकर एक टेबल पर आ गया। एक कुर्सी खींचकर टाँग पर टाँग रखकर बैठ गया। इसकी बात पर आफ़रीन ने आँखें मूंद लीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मशरूब लाऊँ? लगता है यहाँ हर तरह के मशरूबात हैं। अगर तुम पीना चाह रही हो तो जाओ, लेकिन फिर घर तुम्हें अपनी इन्हीं टाँगों से चलकर जाना पड़ेगा। अगर पीकर हवास खो बैठी तो मुझे मत कहना। शहराम ने घूर कर वार्निंग दी थी। इसकी बात पर आफ़रीन हिचकिचा कर रह गई।
क्या होता अगर वो इसे छोड़ जाता तो? कुछ देर खामोश बैठे रहने के बाद आफरीन ने इसे मुस्कुराकर यूं देखा जैसे कुछ याद आ गया हो। ओह हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? तुमने कब से कुछ नहीं खाया। जरूरत नहीं है, शहराम ने ठप से जवाब दिया। खुद एक बेरे से कॉफी का नग लेकर सिप भरने लगा। उसे बिल्कुल भी दूसरी जगह पर खाने में दिलचस्पी नहीं रही थी, सवाए उस खाने के जिसे आफरीन पकाती, जिस पर आफरीन एक ठंडी सांस भरकर रह गई। क्यों ज़रूरत नहीं है? खाना तो इंसान का ईंधन होता है। अगर तुम खाना नहीं खाना चाहते तो मैं फ्रूट ले आती हूँ। ये कहते ही उठकर खाने वाली टेबल पर आ गई। उसने छुप-छुपाकर कांपते दिल से फ्रूट में दवा डाल दी। वापस आकर खाना शहराम के सामने टेबल पर रख दिया। फिर एक पीस उठाकर उसके मुंह के करीब किया। इस तरह का बुरा काम वो जिंदगी में पहली बार कर रही थी, इसलिए अंदर से बेसुकून भी हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, खासकर जब शहराम की गहरी नजरें इसके चेहरे पर फिक्स हुईं। आफरीन ने दिल ही दिल में कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए, वो शहराम के हजार इनकार के बावजूद भी उसे खिलाकर दम लेगी। एक लम्हे बाद शहराम ने सर झुकाकर उसके हाथ से पीस खाया, जो आफरीन के मुंह के आगे थामे हुए था जो आफरीन इसके मुंह के आगे थामे हुई थी। खिलाती रहो। आफरीन तो जैसे हैरान हो गई। वह इसके हाथ से खाना चाह रहा था और नजरें इसकी जाजिब नजर चेहरे पर जमी हुई थी। हाँ, क्या इसके अपने हाथ नहीं हैं जो वो इसे खिलाने का हुक्म दे रहा है? वो शशापंच से सोची गई। इसके बावजूद भी वो इसे खिलाने पर मजबूर थी, हालांकि दिल धड़ धड़ कर रहा था। आगे का रद्द अमल सोचकर ही इसको ठंडे पसीने आ रहे थे। वो खुद को मुजरिम महसूस करने लगी। फ्रूट खत्म होते ही वो उठ खड़ा हुआ। चलो अब घर चलें। हम इस तरह ही चलें? आफरीन से कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो झिझक कर कहा, जिस पर शहराब ने चौंक कर उसे अजीब जांचती नजरों से देखा। क्या मतलब? अभी सिर्फ 8 बजे हैं। अगर वो इतनी जल्दी उठकर जाती तो आफरीन को यकीन था इसका पोल खुल जाएगा। ओह, अभी ठहरो ना, अभी तो महफिल शुरू हुई है। धड़कते दिल के साथ आफरीन ने बात संभालनी चाहिए। दरहकीकत वो यहाँ एक केस के सिलसिले में ही आया था। इस बहाने दादा हजूर की सालगिरह भी अटेंड कर ली। उसे ज्यादा ठहरने का वक्त का ज़या लगा था। वो किसी से ज्यादा घुलता मिलता तो था नहीं, इसलिए शहराम को यहाँ से चले जाना ही बेहतर लगा था। ये सोचकर कि वो चलने पर मुसर है, आफरीन के पास इसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। कार में बैठते ही आफरीन ने वो तोहफा उसकी जानब बढ़ाया। ये अपने पास रखो, शहराम ने धीमे लहजे में बिना उसकी तरफ देखते कहा, और गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन ये बहुत महंगा है, मैं नहीं समझती ये मुझे लेना चाहिए। वो उलझ गई। दिल में अपनी कमाईगी का एहसास भी था। ये सिर्फ तुम्हारे लिए महंगा है। शहराम पुरसोच अंदाज में मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट देखकर आफरीन को ऐसा लगा जैसे वो इसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहा हो। ये तो वक्त वक्त की बात होती है। कभी किस्मत का सितारा अरूज पर होता है, कभी ज़वाल पर। जिंदगी के तराजू में कभी ऊपर तो कभी नीचे। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। जो आज है वो कल नहीं होगा। जो आज कमतर होगा वो कल को बढ़तरी हासिल कर लेता है। यही जिंदगी है। वो कुछ न कह सकी, सवाए सर झुकाकर नीचे देखने के। अभी घर पहुंचकर इसे एक और तूफान से मुंह देना था। फ्लैट पर पहुंचकर वो दरवाजे में ही झिझक कर खड़ी हो गई और शहराम को देखने लगी, जो अपने कमरे में लड़खड़ाते कदमों से जा रहा था। एक हाथ से मुसलसल पेशानी सहलाए जा रहा था। आफरीन को एहसास जुर्म ने लपेट में ले लिया। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों? काश वो फरिया की बात ना मानती, लेकिन अब क्या हो सकता था? उफ! शहराम सूरी, मुझे माफ कर देना। मैं आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। बस आज की रात मुझे माफ कर देना। कमरे में पहुंचकर शहराम ने गर्म शावर लिया, फिर स्टडी रूम में जाकर वीडियो मीटिंग में मसरूफ हो गया। अभी मीटिंग को आधा घंटा ही हुआ था कि शहराम को अपना पूरा वजूद जलता हुआ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके अंदर आग सी जला दी हो। उसने जल्दी से कोट उतारा, लेकिन गर्मी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। वो किसी तरह भी पुरसुकून नहीं हो रहा था। क्या हुआ, सर शहराम? आपका चेहरा जलता हुआ लग रहा है। तबीयत ठीक है? दूसरी तरफ से उसके मातहत ने हैरानी से पूछा। उसे वीडियो में नजर आते शहराम की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। हम्म, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा। बाकी की मीटिंग कल करेंगे। शहराम ने बेचैनी से कंप्यूटर ऑफ किया
और जल्दी बाथरूम की तरफ भागा ताकि ठंडा शावर ले सके। उसे लगा किसी ने उसके साथ शरारत कर दी है, जबकि उसने कुछ खाया भी नहीं, मशरूब को भी हाथ नहीं लगाया। फिर उसे याद आया कि सवाए आफरीन के उसने किसी के साथ कुछ नहीं खाया। तो क्या आफरीन? उसने दांत पीसे। गुस्से से उसके जिस्म की रगें तन गई। वो इससे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं कर पा रहा था। ये बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। डैम इट! उसकी इतनी हिम्मत! उसने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर जोर से दे मारा। बाथरूम का दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ खुला, जैसे लात मारकर धकेला गया हो। आफरीन, जो नीचे फर्श पर मैट्रेस बिछाकर सोने की तैयारी कर रही थी, करंट खाकर उठ गई। शहराम को हैरान नज़रों से देखा, जो उसे ही शोलाबार नज़रों से घूर रहा था। उसके कपड़े सारे भीगे हुए थे। सर से पानी की बूंदें टिप-टिप कर रही थीं। वो धक से रह गई। ये क्या? वो काफ़ी खतरनाक मूड में था। अल्लाह! उसने दिल में बेख्तियार अल्लाह को पुकारा। इसकी हालत देखकर लग रहा था दवा ने असर कर दिखाया है। तो क्या हुआ? तुमको क्या हुआ? आफरीन के लबों से अल्फाज टूट-टूट कर अदा हुए। वो बहुत हद तक डर गई थी। उसे नहीं मालूम था कि नशावर चीज़ किस किस्म की थी और इसका असर कैसा होता है। ये सब उसके लिए नया था। बिल्कुल अजीब। तो वो तुम थी जिसने मेरे खाने में दवा डाली। शहराम ने एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर खींचकर फर्श से घसीटकर उठाया। आफरीन ने खौफज़दा होकर आंखें मींच लीं। आंसू बेख्तियार मोतियों की तरह दोनों तरफ से गाल भिगोने लगे। इसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल रहा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इस कदर जल्दी होश में आकर उससे तफ्तीश करेगा। मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो। वो पूरी तरह घबराकर उसके शिकंजे में फड़फड़ाने लगी। वो उसे पूरी कुव्वत से जकड़े हुए था। तो तुम अब भी इनकारी हो, हुँ? शहराम ने एक झटके से इसका बाजू छोड़कर उसी हाथ से इसकी गर्दन शिकंजे में ले ली। उसकी आंखों से नफरत और हकारत के शोले निकल रहे थे, जैसे वो इन्हीं शोलों में आफरीन को भी जलाकर भस्म कर देना चाहता हो। तुम्हारे सिवा और किसी को मौका नहीं मिल सकता था। सिर्फ तुम ही, सिर्फ तुम ही ने किया है। आफरीन का इसके शिकंजे में करीबन दम घुटने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि शहराम का रद्द-ए-अमल इस कदर खौफनाक निकलेगा। वो बुरी तरह डर कर उसके शिकंजे में मचलने लगी। अपने दोनों हाथों से गर्दन छुड़ाने लगी। उसका दम घुट रहा था। ये मैं ही थी। हाँ, हाँ, मैं ही थी जिसने ऐसा किया। मुझे माफ़ कर दो। सॉरी। उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। इसको अपने गले में शदीद दर्द हो रहा था। उधर शहराम, जिसे अपने हवासों में ही नहीं था, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कमज़ोर लड़की का गला कसकर दबाए हुए है। आफ़रीन ने उसका ये रूप पहली दफ़ा देखा था। उसे लगा जैसे वो अपने सामने किसी शैतान को देख रही है। वो बुरी तरह रोने लगी। उसे दिल से अफ़सोस था, बहुत अफ़सोस था अपनी हरकत पर। काश वो फ़रिया की बात ना मानती। तुम बहुत ही कुछ धोखेबाज़ औरत हो। मुझे अफ़सोस है मैंने तुम जैसी चालबाज़ औरत पर एतबार किया। वो गुस्से से धाड़ रहा था। नफ़रत से उसका सीना फटने लगा। क्यों किया? आफ़रीन ने ऐसा क्यों? अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ से हद से ज़्यादा नफ़रत करता था, वो धोखा था। वो धोखे से सख्त नफ़रत करता था। जिस तरह से वो उसके करीब थी, जिस तरह की कुर्बत से शहराम के हवास जवाब दिए जा रहे थे, वो जैसे अपने आप में नहीं रहा। उसी तरह बेड पर उसे धकेला और खुद दनदनाता हुआ बाथरूम में बंद हो गया, ताकि फिर से ठंडे पानी से शावर लेकर अंदर की आग बुझा सके। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और आफ़रीन ने फिर से पानी गिरने की आवाज़ सुनी। इसका दिल अफ़सोस से भर गया। वो इसकी तकलीफ़ महसूस कर सकती थी। उसने उसे वाक़ई धोखा दिया था। उसके एतबार से खिलवाड़ किया था। साथ ही उसे फ़रिया पर सख्त गुस्सा आया। वो खामोशी से बिस्तर पर लेटी छत को घूरने लगी। क्या वो इस कदर इससे नफ़रत करता है? वो इसकी बीवी थी, लेकिन वो इसे बुरी तरह धुतकार गया था। ये सच था कि वो पहले से ही ये बात जानती थी कि वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ये रिश्ता सवाए खानापरी के और कुछ नहीं था। जो भी कुछ था, आफ़रीन की तरफ से था और एकतरफ़ा था। तो वो गलत थी, जो ये समझ बैठी थी कि शहराम पर इसकी अदाएँ असर करेंगी। वो इस पर मर मिटेगा। नहीं, वो गलत थी, खतरनाक हद तक गलत थी। उसे इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी।
कोई किसी को ज़बरदस्ती खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये एक एहसास है, ये एक ऐसा खुरदरू पौधा है जो खुद ब खुद बंजर ज़मीन पर फूट निकलता है। ज़बरदस्ती कोई किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। नहीं, वो गलत थी, तकरीबन गलत। अपनी गलती का एहसास हुआ तो आफ़रीन को एहसास जुर्म ने बुरी तरह जकड़ लिया। वो भीगी पलकों और मुतवर्रम आँखों से बाथरूम के बंद दरवाज़े को घूरे गई। बाथरूम से पूरे 1 घंटे तक पानी की आवाज़ गिरने की आ रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं आया। वो कुदरती तौर पर परेशान हुई। पता नहीं शहराम किस हालत में है, अभी तक बाहर नहीं आया। वो आहिस्तगी से उठकर दरवाज़े के पास आई। डरते-डरते दरवाज़ा नॉक किया। कि क्या तुम ठीक हो? मुझे अफ़सोस है, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो रोने लगी। क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? शहराम, बकवास बंद करो। मैं तुम जैसी घटिया औरत को छूने से बेहतर मर जाना पसंद करूँगा। बाथरूम का दरवाज़ा धार से खोलकर वो तैश में बाहर आया। सर से पैर तक वो भीगा हुआ था। पानी कपड़ों से टपक रहा था। चेहरा शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। वो अपने हवासों में नहीं लग रहा था। उसे सुर्ख आंखों से घूरने लगा। आफरीन बुरी तरह डर गई। कितनी डोज डाली थी तुमने खाने में? बोलो। उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचकर बाथरूम में लाया और बर्फ जैसे ठंडे पानी के शावर के नीचे धकेला। वो बुरी तरह भीगकर कपकपाने लगी। उधर शहराम उसे बुरी तरह जकड़कर पानी के बीच खड़ा किए हुए था। आफरीन बुरी तरह सर्दी से थर-थर काँप रही थी। उसके ज़हन में कैदखाने की ठंड ने बसेरा कर लिया। वो बुरी तरह हवास खोने लगी। उसकी सांस जैसे उखड़ रही थी। वो हाँफने लगी। जब शहराम ने देखा कि वो बमुश्किल सांस ले रही है और होश खोने का है, तो उसे जैसे होश आया। सख्ती से दांत भींचकर उसे खींचकर पानी से बाहर निकाला और लाकर कमरे के फर्श पर धक्का दिया। उसे ये एहसास नहीं था कि आफरीन जिंदा है या नहीं। धड़ाम से कपबोर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम में जाकर बदले और फिर उसे यूं ही नफरत से घूरता हुआ बाहर निकल गया। इसका रुख हॉस्पिटल की तरफ था। इसके जाने के बाद आफरीन आहिस्ता आहिस्ता अपने हवासों में वापस आई। बुरी तरह थर-थर काँपती हुई, बुरी तरह से आँसू बहाते हुए। वो उठी। वो सख्त शर्मसार थी। निदामत से उसका सर झुका हुआ था। वो उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। यूं ही कपकपाती हुई बेड से टेक लगाए, सर गिराए, वो रोएगी। सुबह 12 बजे शीश इब्राहिम भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा था, जहां शहराम बेड पर लेटा आईवी इन्फ्यूशन ले रहा था। शीश दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहराम के इस इकदाम पर उसकी तारीफ करे या हसद करे। ये उस लड़की से बड़ी नाइंसाफी थी, जो उसकी निस्बत बेहतर थी। दोनों एक पाक रिश्ते में बंधे हुए थे और इसके बावजूद भी शहराम हॉस्पिटल में आईवी इन्फ्यूशन ले रहा था। हैरत की बात थी। चिच तुम्हारा चेहरा तो अभी तक भीगा हुआ है यार। शीश ने उसे ताज्जुब से देखा। तुम क्यों हॉस्पिटल आ गए? इससे बेहतर था अपनी बीवी के पास रहते। भाभी के पास तुम्हारे मसले का हल मौजूद था। यार क्यों भाग रहे हो इस रिश्ते से? शीश को बुरा लगा था। जरा फिर से कहना, तुम्हारी इतनी हिम्मत? शहराम उसे अपनी सुर्ख आंखों से घूरता उस पर ही उलट पड़ा। करीब था कि सामने पड़ी दवा की बोतल उठाकर उस पर खींच मारता। शीश साहब, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। शहराम सर को औरतों की ऐसी हरकत से सख्त नफरत है। हादी जो करीब ही खड़ा था शीश को टोका। शीश तो ये सुनकर दंग रह गया था। इसने हैरत से शहराम को देखा। उसे शहराम दुनिया के सारे मर्दों से बिल्कुल अलग लगा। अगर ये बात उसके बाप बुरहान की न होती, जिसने शहराम की माँ लाइबा सूरी को झांसा देकर उससे शादी की और शहराम को इस दुनिया में लाने का सबब बना, तो शहराम माँ के प्यार के बगैर परवरिश न पाता और शायद फिर माँ के प्यार के बिना आयाओं के हाथों पलकर बड़े होकर शहराम की जिंदगी इस कदर उलझी हुई न होती। शहराम को यकीन था कि ये एक सोची समझी स्कीम थी, जिसकी वजह से वो दुनिया में लाया गया। शहराम इसी वजह से इस तरह की स्कीम बनाने पर आफरीन पर मुश्तइल हुआ था। उसे चाल चलने वाली औरतों से सख्त नफरत थी और इस नफरत का सबब उसकी माँ थी, लाइबा सूरी। अगर तुम इसे और देखना नहीं चाहते तो फिर उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। शीश ने सारी बात सुनकर थकी थकी सी सांस लेकर मशवरा दिया। हाँ, जैसे इस जैसी चालबाज औरत मेरे कहने से चली जाएगी। शहराम ने तंज किया। अगर मैं इसे बाहर निकालूं, तब भी वो नहीं जाएगी। इसको बिल्कुल पता नहीं कि शर्म नाम की चीज़ क्या होती है। तो फिर तुम क्यों नहीं कहीं और जाकर रहते?
मैं तुम्हारे लिए कहीं दूसरी जगह पर घर देखता हूँ। शीश ने मुफ्त मशवरा दिया, जिस पर शहराम ने तपी-तपी नज़रों से उसे घूरा। वो मेरा घर है, मैं क्यों वहाँ से जाऊँ? शहराम लाशऊरी तौर पर आफ़रीन से ख़फ़ा था। मज़ीद ये कि मैं उसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं दे सकता। अचानक शीश ने सर उठाकर उसे दिलचस्पी से देखा। यार, इतना अरसा तुम साथ रहे हो, फिर भी तुम भाभी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते? फीलिंग्स? शहराम ने तंज़िया अब्रू उठाकर उसे देखा। अपने घर में काम करने वाली नौकरानी के लिए तुम क्या फीलिंग्स रख सकते हो शीश, जो तुम्हारे घर वालों के लिए खाना पकाती हो? उसने शीश को इस्तेफ़ामिया नज़रों से देखा, जिस पर शीश लाजवाब हो गया। पहले की बात पहले की बात और होती तो शायद कुछ सोचता, लेकिन अब मैंने उसे माफ़ नहीं करना। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता, नेवर। तो क्या करोगे? शीश ने नज़र घुमाकर उसे हैरत से देखा। क्या सोचा? उसे कमरे में बंद करो, ताकि उसे तुम्हारी तकलीफ़ का एहसास हो सके। शहराम ने लब खींच लिया। अगर मैंने ऐसा किया, तो वो यकीनन पागल होकर मेरे घर के दरवाजे न तोड़ डाले। उसने थक कर सर तकिए पर गिरा दिया। इसकी नीयत पहले से ही मुझ पर खराब है। वो सांस भरकर रह गया। इस मंजर को सोचकर शीश ने कांप कर झुरझुरी सी ली थी। यार, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, और एक गिलास पानी पिला देना। गला सूख रहा है। शहराम जैसे थक गया। शाम के 4 बजे उसकी ट्रिप खत्म हुई। साथ ही जिस्म का दर्जा हरारत भी नॉर्मल हुआ तो वो घर वापस आ गया। घर में दाखिल होते ही उसकी नजर आफरीन पर पड़ी, जो रात के हलिये में सोफे पर टांगे पेट से लगाए सो रही थी। इससे पहले आफरीन का दावा था कि वो तन्हाई में डरती है, जबकि आज वो इसे पुरसकून नींद लेते हुए देख रहा था, जिसका मतलब यही था कि वो सब झूठ था। इसे कोई डर वर नहीं था, जस्ट एक्टिंग थी। शहराम के करीब आने की एक चाल। उसे क्या हक था शहराम के साथ ऐसी हरकत करने का, जिस वजह से शहराम को हॉस्पिटल में आईवी इन्फ्यूजन लेनी पड़ी थी। वो सारी रात सारा दिन बेआराम रहा। उधर ये थी जो आराम से सो रही थी। शहराम के अंदर से जैसे गुस्से का उबाल उठा था। उसने एकदम पास पड़ी टेबल से पानी का जग उठाकर सोई हुई आफरीन पर उलट दिया, जो बेचारी सारी रात की रोई हुई अभी कुछ देर पहले ही इसका इंतजार करते करते सोई थी। एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका पूरा वजूद ठंडे पानी से भीग गया। जाग जाओ, वो धाड़ा था, जिस पर आफरीन शॉक्ड सी उठकर बैठ गई। उसे डरते डरते सर्दी से कपकपा कर देखा, जो साथ पड़े सोफे पर जाकर बैठ गया था और उसे बड़ी बुरी तरह गुस्से से घूरे जा रहा था, यूं जैसे कच्चा चबा जाएगा। तुम कब आए? अब कैसे हो? कपकपाते हुए बमुश्किल वो बोल पाए। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे हॉस्पिटल में पूरी रात सोडियम क्लोराइड आईवी इन्फ्यूजन लेनी पड़ी है। शहराम ने उसे सख्त नजरों से देखा। कल रात का मंजर नजरों में फिरते ही उसे अपनी सख्त बेइज्जती महसूस हुई थी। आफरीन, मेरी जिंदगी से सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करना है, जिसका पछतावा मुझे सारी उम्र रहेगा। मुझे तुम्हें इस वक्त नहीं बचाना चाहिए था जब तुम पुरानी हवेली के कैद खाने में थी। इसकी बात सुनकर आफरीन पीली पड़ गई, जबकि इसका रद्द-ए-अमल आफरीन के लिए काबिल फ़हम था। वो समझ सकती थी, अगर वो उसकी जगह पर होती तो यकीनन ऐसा ही रद्द-ए-अमल दिखाती। मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। वो सिसकने लगी, आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। आइंदा? शहराम ने उसकी थोड़ी सख्ती से अपनी मुट्ठी में जकड़ी। क्या समझती हो, यहाँ अब भी कोई आइंदा आएगा? मैं तुमको देख देख कर तंग आ गया हूँ। तुम खुद को मेरे आगे प्लेट में सजाकर पेश करना चाह रही थी। क्या तुम में कोई हया, कोई शर्म है कि नहीं? शहराम मुश्तिल सा बोल रहा था। उसकी बात पर आफरीन शहराम से जैसे शर्म से जैसे ज़मीन में गिरी जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त था। पता है आफरीन, तुम्हें और सड़क पर खड़ी एक आवारा औरत में कोई फ़र्क नहीं रहा। उसकी बर्फीली आवाज़ आफरीन की समातों में जैसे ज़हर घोल रही थी। वो बुरी तरह रोने लगी। एहसास शर्मिंदगी अलग और एहसास ज़िल्लत अलग उसे घायल करने लगा। कितनी बेवकूफ़ थी! आफरीन ने ऐसा किस तरह कर लिया? अब इसमें रोने की क्या बात है? तुम समझती हो तुम्हारे मगरमच्छ जैसे आंसू बहाने से मेरा दिल नरम होगा, तो ये तुम्हारी भूल है आफरीन यासानी। मैं इतना रहमदिल यकीनन नहीं हूँ। शहराम के रोने पर सख्त ताव चढ़ गया। बात सुनो मेरी। आइंदा से मेरे लिए खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे सामने आने की कोशिश करना। और भूल कर भी मेरे कमरे में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी?
وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے یوں ہی روتا بلکتا چھوڑ کر گھر سے ہی نکل گیا۔ آفرین روتے روتے تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ شہرام اس کے لیے ایک ایسی دیوار کی مانند تھا جس سے وہ جتنا سر ٹکراتی اتنا ہی خود کو زخمی کرتی۔ اس نے غلطی سے اس دیوار سے سر ٹکرایا تھا۔ اب نتیجے میں سوائے نفرت اور حقارت کے کچھ نہیں ملا۔ اس کی رات والی حرکت ناقابل معافی تھی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لائی۔ کل رات سے وہ یوں ہی بنا کمبل کے بھیگے کپڑوں میں پھر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ ابھی شہرام کی طرف سے پانی پھینکنے کی وجہ سے وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی، تھر تھرا رہی تھی۔ اسے سخت سردی لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے کپڑے نہیں بدلے۔ یہ ایک طرح سے خود کو سزا دینا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ پر کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے اونگ آ گئی تھی۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ فریال کی کال سے کھل گئی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں اور بھاری ہوتے پپوٹوں کو بمشکل کھول کر کال دیکھی اور کال پک کر لی۔ تو سناؤ یار، کیسا رہا؟ کیا تمہیں کامیابی ہوئی؟ فریہ نے تجسس سے پوچھا۔ کیا ہوا؟ تم کچھ زیادہ ہی آگے کا سوچ رہی ہو۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ آفرین نے رات کے ہوئے واقعوں کو پوری جزیات کے ساتھ بیان کیا، جسے سن کر فریہ کو احساس جرم نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی، یہ توقع سے بہت آگے ہو گیا تھا۔ معاف کرنا آفی، میں نے اس طرح کی توقع نہیں کی تھی، فریہ نے احساس جرم سے مغلوب ہو کر دھیمے لہجے میں کہا۔ اب جب کہ اس نے مجھے قبول نہیں کیا تو مجھے بھی اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے فریہ۔ بڑی بات میں اس سے ملی ہی ایس سے بدلہ لینے کے لیے تھی۔ مجھے اتنا خود غرض نہیں ہونا چاہیے تھا فریہ۔ میں نے بہت زیادہ خود غرضی دکھائی ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ وہ جیسے خود سے مخاطب تھی۔ دوسری طرف سے فریہ یہ سب سن کر بہت دکھی ہو رہی تھی۔ اسے اپنے دوست کا دکھ اندر سے کھانے لگا۔ تم کیا کہتی ہو؟ کیا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ آفرین جیسے ایک خواب سے جاگی تھی، جہاں اسے اپنے نفع نقصان کا اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ تم اب اس مقام پر آ چکی ہو جہاں سے پیچھے قدم نہیں ہٹا سکتی آفی۔ اس مقام پر آ کر تم اسے نہیں چھوڑ سکتی ڈیئر۔ فریہ نے ایک گہری سانس بھری۔ کیا تم آدھے راستے پر پہنچ کر اس سے طلاق لوگی؟ میرے خیال سے تمہیں یہ رشتہ نبھانا چاہیے۔ اس کی بات پر آفرین کو مانو سانپ سونگھ گیا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ یہ اسے نہیں سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے طلاق ہی لینی چاہیے۔ وہ جیسے ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ فریہ چپ رہ گئی۔ کیا کہتی؟ شہرام سوری سے شادی کا فیصلہ بھی اس کا اپنا تھا۔ اب طلاق لینے کا فیصلہ بھی اس کا مکمل اپنا تھا۔ جہاں دل نہ ملتے ہوں وہاں ایسے رشتے زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتے۔ شادی دو مختلف اذہان رکھنے والے فریقین کے مابین ایک عہد ہوتا ہے۔ دو اجنبی لوگ اعتبار کی رسی سے باندھے جاتے ہیں۔ اگر ایک بار اعتبار کی رسی ٹوٹ جائے تو بیچ میں ہزار گانٹھ لگاتے جاؤ، گانٹھ ہی رہتی ہے جو کسی وقت بھی ایک جھٹکے سے کھول کر ایک فریق خود کو آزاد کر سکتا ہے۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھی، شال اٹھا کر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ شہرام کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ آفس کب کا جا چکا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو تکتے ہوئے ایک آہ بھری۔ ایک واقعے کے بعد وہ ایک مختلف شخص میں بدل گیا تھا، ایک اجنبی شخص جیسا، اور یہ بات آفرین کو اندر سے بہت بری طرح سے گھائل کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بے دلی سے چلتی کچن میں آ گئی، اپنے لیے نوڈلز بنائے۔ جیسے ہی کھانا ختم کیا، جاذب کی کال آنے لگی۔ اس نے بے دلی سے کال ریسیو کی۔ اس کا موڈ بالکل آفس جانے کا نہیں ہو رہا تھا۔ آفرین، تم نے ولید کے ولا کا اسکیچ تیار کر لیا؟ جی ہاں، میں نے تیار کر لیا ہے، اس نے تھکی تھکی سی آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جلدی سے اسکیچ لے کر اس کے آفس جاؤ، وہ اسکیچ لینے کے لیے زور بھر رہا ہے، جا کر اسے دکھاؤ۔ جاذب نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ اوکے۔ مختصر جواب دے کر وہ کسل مندی سے اٹھی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ جاذب کو انکار کر سکے۔ جلدی جلدی تیار ہو کر وہ ولید صاحب کے آفس کی طرف روانہ ہوئی۔